जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट 2, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी जरूर देख लेना है। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 20 क्वेश्चन आपको डेली कराते हैं, इसलिए डेली क्लास अटेंड करिए। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। और इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और 40 मार्क यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ये बात की गारंटी हम देते हैं। और इस क्लास की फ्री में पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। उस टेलीग्राम चैनल का भी नाम है लाइव लर्निंग नाम है, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मछलियों में जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? त्वचा होती है, गलफड़े होते हैं, फिर रंध्र होते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो मछलियों में श्वसन अंग बताना क्या होता है? सही जवाब राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में लिख देना है। फटाफट आप लोगों को चैट बॉक्स में राइट आंसर लिख देना है कि मछलियों में श्वसन अंग कौन से होते हैं। बिल्कुल इसी तरह की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मछलियों में जो श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं क्या? गलफड़े होते हैं। आपने देखो गलफड़े होते हैं मछलियों के, उसे श्वसन करती हैं। त्वचा किस में होती है? त्वचा मेढक में होती है। जब मेढक बाहर होता है तो उस त्वचा से सांस लेता है, जब पानी में होता है तो गलफड़े से सांस लेता है। और रंध्र होते हैं पादपों यानी पौधों में जो है, और रंध्रों से सांस लेते हैं। तो गलफड़ों से ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, स्टार्च की, पॉलीसेकेराइड की, फिर लैक्टोलो या फिर लैक्टिसोस की बनी होती है, या फिर लैक्टोस की बनी होती है। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है बताना है। सही जवाब क्या होगा आपका? तो आई होप आप लोगों ने राइट आंसर इसका खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? पादपों का जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती की जा सकती है? भाबर, तराई या फिर खादर या फिर बांगर? तो राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। आप डेली क्लास लेते रहिए, आपको डेली क्लास लेना है। आपको एसएससी जीडी का एग्जाम का टारगेट करना है, तो आप डेली क्लास लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह क्लास आपको डेली मिलेंगे जीके जीएस की। तो कौन सा क्षेत्र जो गन्ना और धान की खेती की जा सकती है? तो वो तराई है। तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती की जा सकती है। भाबर जो होता है वो उबड़ खबड़ होता है, इसमें पत्थर पाए जाते हैं, इसमें खेती नहीं की जा सकती। जो खादर होता है सबसे उपजाऊ भूमि होती है, नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। और बांगर जो होता है वहाँ तक जल का बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, वहाँ पर ये अनउपजाऊ क्षेत्र होता है, ये ज़्यादा अधिकतर उपजाऊ होता है। और तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती की जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बनेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो बताना है क्या होगा सही जवाब इसका कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 7 या फिर 9? तो राइट आंसर क्या बनने वाला? चैट बॉक्स में फटाफट आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? 8, यानी कर्क रेखा जो भारत में गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया 8, यानी 8 राज्यों से होकर आपकी ये कर्क रेखा गुजरती है। आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ये सभी 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर एबी अलेक्जेंडर, फिर महात्मा गांधी? तो कैबिनेट मिशन ध्यान रखना है आपको 1946 में 1946 में आया था, और ये 3 सदस्यीय मिशन था। और इसी मिशन के तहत, इसी कैबिनेट मिशन के तहत सुझाए गए तथ्यों के तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन में कौन सा था? पैथिक लॉरेंस भी था, स्टेफर्ड क्रिप्स भी था, एबी अलेक्जेंडर भी था, और महात्मा गांधी जी नहीं थे। यानी ये बात ध्यान रखना है, महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 6 की तरफ। संविधान सभा में देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में कई समितियां थी, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देशी रियासतों से वार्ता संबंधी जो समिति के अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है श्रीगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी घटोत्कच। तो गुप्त वंश का संस्थापक बताना है क्या कौन था?
तो गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड 240 से 540 AD तक रहा है। गुप्ता डायनेस्टी के जो संस्थापक पूछा गया है तो संस्थापक में बता रहे हैं आपको श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच, लेकिन ये थोड़ा मतलब ये शक्तिशाली शासक नहीं था। चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था इसे कहते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, लेकिन जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर आज का 8 है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। तो उसके अध्यक्ष थे बिमलचंद बनर्जी। फर्स्ट अध्यक्ष पूछा जाए बिमलचंद बनर्जी बताना है। अगर प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी बताना है। 3 बार अध्यक्ष रहे थे, 1886 में रहे थे। और फखरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम थे और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज था। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बिमलचंद बनर्जी थे, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखते बताने आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, 563 BC में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान है? तो कौन सी व्यवस्था थी जो जैन धर्म बौद्ध धर्म में समान थी? तो पुनर्जन्म ये भी बौद्ध धर्म में नहीं मानते हैं और जैन धर्म दोनों में मानते हैं, पुनर्जन्म को दोनों में मानते हैं। कर्मकांड में कोई विश्वास नहीं, दोनों धर्म कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते, वर्ण व्यवस्था दोनों में नहीं है। तो ये बात आपको सही रखना है, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं समान हैं दोनों में, यानी कोई भी कर्मकांड नहीं मानता, कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं मानता जैन धर्म बौद्ध धर्म में। और पुनर्जन्म भी दोनों ही मानते हैं, लेकिन डिफरेंट कहाँ पर आता है? डिफरेंट आता है आत्मा पर। डिफरेंट आता है आत्मा पर जान लीजिए। आत्मा जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आत्मा को नहीं मानते हैं, जबकि जो जैन धर्म के लोग हैं वो आत्मा को मानते हैं। यही फर्क है जैन धर्म बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष बताना है आपको, भारत का कब से कब तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है? तो अगर निजी क्षेत्र का नियंत्रण, कोई भी कंट्रोल आपका कोई भी उत्पादन के साधन है उसमें निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा वहाँ पर योगदान होता है, तो होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें वो जो होती है उसमें उत्पादन के साधनों पर निजी साधनों को निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता नहीं, प्राइवेट सेक्टर का उसमें कंट्रोल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे अमेरिका होगा वहाँ पर निजी क्षेत्र का ज़्यादा प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 13, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? खनिज और तेल उत्पादन से, प्याज और झींगा उत्पादन से, मछली उत्पादन से, मांस और ऊन टमाटर उत्पादन से। तो अगर बात नीली क्रांति की जाए तो वो होती है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर बात आती है खनिज और तेल उत्पादन से, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध काली क्रांति से। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो वह खनिज और तेल उत्पादन से, प्याज और झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से होती है लाल क्रांति का संबंध। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर से। प्याज और झींगा का गुलाबी क्रांति से। पेट्रोलियम तेल से। खनिज और पेट्रोलियम का उत्पादन काली क्रांति से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले चलती थी योजना आयोग, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2015 को, 1 जनवरी 2018 को, फिर 1 जनवरी 2020 को। तो जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये बात आपको पता होगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? मन के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो बताना है कि जो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी ऑप्शन नंबर सी, मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली?
तो अगर बात की जाए फोर्थ की, तो फोर्थ चली थी ऊना हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक। लेकिन अगर पहली अगर पूछा जाए तो पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली से वाराणसी तक चली, ये बात आपको ध्यान रखना है। चौथी पूछा तो ऊना से दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 70, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, बताना है क्या होगा सही जवाब इसका। तो एक सभी को पता होगा, गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा थे, तो 7 अगस्त को उन्होंने जो है 7 अगस्त 2021 को भाला यानी गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त को, उन्हीं उसी के अवसर पर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? शुभंकर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता, तो ये बात आपको पता होगा कि शुभंकर क्या था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? बीरा, धाकड़, या फिर इनमें से कोई नहीं, फिर ए एंड बी बोथ। तो बोथ तो हो ही नहीं सकते। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर था वो बीरा था, जबकि धाकड़ जो था वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूछा जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अगर पूछा जाए तो वो था धाकड़, यानी KIUG का था धाकड़, और KIUG का था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का था बीरा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश फॉर अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन यानी आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस हमने किए हैं। देहरादून में था, यानी देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। बंधन और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली ट्रेन है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो बंधन और मैत्री इसमें, और मिताली एक मिताली भी है। तो ये तीनों ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये बात आपको पता होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चल नहीं सकती, और नेपाल के साथ पहले ही चल रही 2 ट्रेनें, और श्रीलंका के साथ तो लैंड बॉर्डर है ही नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ जो है चलती है बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। तो ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके साथ हमने डिस्कस की। इस सभी क्लास की PDF को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी फ्री में बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और डेली क्लासेज यहाँ पर कराई जा रही हैं, आपको डेली लाइव क्लासें मिल रही हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, ताकि हम डेली क्लास आपको दे पाएँ। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।